बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फेडरल बोर्ड एजेके केपीके न्यू करिकुलम 2025 ग्रेड 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, जो एसएलओ हमने कवर करना है, उसमें उसका ताल्लुक है ईसीजी के साथ। ये एसएलओ नंबर R41 आप देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एक्सप्लेन किया था ना, तो आज हम उसी कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट से रेलेवेंट ये टॉपिक है, लिस्ट द प्रिंसिपल्स एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसको हमने आज के लेक्चर में कवर करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, ये हमने आज के इस लेक्चर में कवर करना है जी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आमतौर पर इसको एब्रीविएट किया जाता है ईसीजी, और समटाइम इसके लिए टर्म यूज की जाती है ईकेजी। तो ये ईकेजी और ईसीजी में क्या फर्क है? तो एक्चुअली कोई फर्क नहीं है इसमें, दोनों टर्म्स के अंदर। ईसीजी ये ज्यादातर ब्रिटिश टर्म है, और जर्मनी के इलाकों के अंदर ये ईकेजी की टर्म यूज की जाती होती है। ठीक है, तो ये कोई इसमें फर्क नहीं है, एक ही चीज को यूं कहा जाता है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ये एब्रीविएशन है। ईसीजी एक बहुत ही यूजफुल किस्म का डायग्नोस्टिक टूल है कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि इसके जरिए मुख्तलिफ किस्म की जो एबनॉर्मेलिटीज हार्ट के अंदर पैदा हो रही होती हैं, उसकी फंक्शनिंग में, वो इससे पता चल रही होती हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए स्टेथोस्कोप और उसके बाद फिर ये ईसीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं मुख्तलिफ हार्ट की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए। ईसीजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो ईसीजी बेसिकली इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड और एवी नोड, इन दोनों से कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज अराइज होती हैं। तो उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो एसए नोड और एवी नोड से अराइज होंगी, उसको हम ग्राफिकली अगर शो करें, तो दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ एसए नोड एंड एवी नोड इज नोन एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाएगा। तो एवी नोड और एसए नोड से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो अराइज होती हैं, ये कैसे अराइज होती हैं? आपने ये लास्ट लेक्चर के अंदर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में आपने देखा था कि हार्ट से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो रही होती हैं ड्यूरिंग द हार्ट बीट, जब हार्ट बीट कर रहा होता है। सो दीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज आर जनरेटेड बाय द हार्ट, और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आपको पॉइंट आउट किया था, और इसके साथ साथ वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। याद है, ये दोनों टर्म्स हमने यूज की थी, और मैंने आपको ये जो इंपल्स का फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन या इन द फॉर्म ऑफ रीपोलराइजेशन, ये ब्रीफली पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, और फिर आपको कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एक्सप्लेन किया। तो ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और वेव ऑफ रीपोलराइजेशन, ये दोनों एसए नोड से भी राइज होंगी, ये दोनों वेव्स, और ये एवी नोड से भी राइज होंगी। और इन वेव्स के जरिए एट्रियल सिस्टली और वेंट्रिकुलर सिस्टली, ये आपने हार्ट बीट के फेजेस या कार्डियक साइकिल के फेजेस का कंट्रोल देखा था। ठीक है ना, यानी इन वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन से कॉन्ट्रैक्शन इवेंट्स कंट्रोल होते हैं, सिस्टली जिसे कहा जाता है, एंड द रिलैक्सेशन इवेंट्स डायस्टली, ये कंट्रोल होते हैं। तो इनफैक्ट हम ईसीजी के जरिए ये हार्ट की इस एक्टिविटी को नोटिस कर रहे होते हैं कि हार्ट जब बीट परफॉर्म कर रहा होगा, जब कार्डियक साइकिल परफॉर्म हो रही होगी, तो उसके अंदर एट्रियल सिस्टली के दौरान कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टली के दौरान कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, या फिर जब डायस्टोलिक फेज आता है तो उसमें कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये हम एसए नोड और एवी नोड की एक्टिविटी को इस ईसीजी के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जिस मशीन के जरिए इसको ऑब्टेन किया जाता है, दैट मशीन इज नोन एज ईसीजी मशीन, या इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन कहा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टर्म इस मशीन के लिए यूज की जाएगी, और जबकि इसके मुकाबले में जो आप एक
हिस्टोग्राम ऑब्टेन करेंगे ना, एक ग्राफ आप ऑब्टेन करेंगे एक पेपर के ऊपर, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक 2 डायमेंशनल ग्राफ होगा। इसका देखो प्रिंसिपल कुछ इस तरह से होता है ईसीजी का, कि अमूमन हम इसके लिए जो ईसीजी मशीन यूज करते हैं ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसकी मुख्तलिफ लीड्स होती हैं। वो अभी आप इंशाल्लाह जब मेडिकल में जाएंगे तो बहुत डिटेल के साथ फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह आप में से जो लोग कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, फिर तो वो इतनी मोटी बुक्स ये ईसीजी के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक डिटेल्ड टॉपिक है और इससे बहुत सारी चीजें कंक्लूड की जाती होती हैं। तो ईसीजी मशीन के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, दे आर प्लेस्ड ऑन द बॉडी स्किन। टिपिकली ऑन द चेस्ट रीजन, आर्म्स और लेग्स के ऊपर ये लीड्स लगाई जाती हैं। ये मुख्तलिफ लीड्स होती हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों पर ये लगाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अराइज होता है एसए नोड और एवी नोड से, वो हार्ट के अंदर भी फैलता है और हार्ट के साथ साथ वो हमारी बाकी बॉडी के अंदर भी फैलता है, स्किन के ऊपर भी वो आता है। तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोड्स को हार्ट के अंदर तो नहीं लगाकर वो उसको रिकॉर्ड करते, बल्कि इलेक्ट्रोड्स को हम रखते हैं स्किन के ऊपर। तो जो वो स्किन के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फैलता है, तो उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को फिर ये मशीन रिकॉर्ड करती है। डेफिनेटली उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू जो स्किन से रिकॉर्ड की जाएगी वो काफी कम हो चुकी होगी, लेकिन जाहिर है कि जिन लोगों ने ये टेक्निक डेवलप की है, उन्होंने ये पूरा कैलकुलेशन की हुई है कि हार्ट से अगर इस दर्जे का सिग्नल अराइज हो और वो स्किन तक पहुंचते पहुंचते कितना वीक होगा, तो फिर ये मशीन उसको खुद से ट्रांसलेट कर लेती है कि अगर उसको स्किन पर इतना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिला तो उसका इतना मतलब होगा, इतना मिला तो इतना मतलब होगा। तो ये मशीन को सारा प्रोग्राम किया हुआ होता है और वो इसको खुद ट्रांसलेट कर रही होती है इन सिग्नल्स को। तो ये इलेक्ट्रोड्स जब ये स्किन के ऊपर प्लेस किए जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रोड्स वोल्टेज डिफरेंसेस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हार्ट की एक्टिविटी परफॉर्म होगी और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज अराइज होंगी, तो इलेक्ट्रोड्स इन वोल्टेज डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे और फिर उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ वेव्स। ये इस तरह से ये सीरीज ऑफ वेव्स आपको दिखाई देंगी। ठीक है ना, ये आपको कोई 2 हार्ट बीट्स की आपको ईसीजी नजर आ रही है। ये एक हार्ट बीट यहां से ऐसे स्टार्ट होकर ये इधर आके खत्म हुई, फिर दोबारा से, तो ये कोई 2 कंसेक्टिव हार्ट बीट की आपको ईसीजी नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफिकल पेपर के ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर इस ईसीजी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस ग्राफ पेपर के ऊपर क्या कुछ हमें यहां पे नजर आ रहा है, इसको जरा याद रखना है आपने। मसलन यहां पर आप देखिए, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर क्या दिखाया गया। तो एक्स एक्सिस शोज द टाइम। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज दिखाई जा रही है? एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है। और ये टाइम किस तरह से इंडिकेट किया जा रहा है, आप देखिए यहां पे ये छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना। तो ईच स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड। हर एक स्मॉल बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है ये 0.04 सेकेंड का है। और आप काउंट करें तो ये 1 2 3 4 एंड 5 स्मॉल बॉक्सेस कंबाइन टुगेदर टू मेक अ लार्ज बॉक्स। ठीक है, इस तरह से ये लार्ज बॉक्स बना है। तो अगर ये एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड का है, तो लार्ज बॉक्स कितने का होगा? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.04 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ईच लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। 0.04 सेकेंड का एक स्मॉल बॉक्स है। ये हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीज यहां पर शो की जा रही है। यहां पे टाइम शो किया जा रहा है, और ईच स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड और ईच लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। वाई? बिकॉज ईच लार्ज बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 4 स्मॉल बॉक्सेस। तो इस तरह से आप 0.04 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0.2 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाई एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इंडिकेट किया जा रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिखाया गया। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिखाया जा रहा है वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है, यहां पर जो हर एक स्मॉल बॉक्स आपको अलोंग द वर्टिकल एक्सिस नजर आ रहा है, इट इंडिकेट्स द 0.1 मिली वोल्ट। 0.1 मिली वोल्ट। तो अगर ये एक स्मॉल बॉक्स 0.1 मिली वोल्ट का है, तो दूसरा बॉक्स भी 0.1 मिली वोल्ट का होगा,
तीसरा बॉक्स, चौथा और ये पांचवा। तो 5 बॉक्सेस मिलकर एक लार्ज बॉक्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लार्ज बॉक्स की जो हाइट होगी वो कितने मिली वोल्ट के इक्विवेलेंट होगी। आप इसको 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.5 मिली वोल्ट आपको यहां पे ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिल रहा है। और इसी तरह से ये जो 2 लार्ज बॉक्सेस होंगे ये 1 मिली वोल्ट वोल्टेज को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 मिली वोल्टेज को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कोई इतना तो नहीं है कि भाई इससे कोई बल्ब वगैरह रोशन किया जा सके। आपने देखा होगा हमारी जो ये इलेक्ट्रिकल लाइनें होती हैं उसके अंदर जो वोल्टेज फ्लो कर रहे होते हैं घरों के अंदर वो 220 वोल्ट होते हैं। तो ये जबकि इसके मुकाबले में मिली वोल्ट्स हैं, तो बहुत ही माइन्यूट सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। बहरहाल इसके जरिए एक्टिविटी जरूर परफॉर्म हो रही होती है। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको एक एक ये चप्पे का पता होता है इस ईसीजी के अंदर कि अगर ये पोटेंशियल थोड़ा सा इस वेव का ज्यादा हो रहा है तो इससे क्या मतलब होगा, कम हो रहा है तो इससे क्या मतलब होगा, ये वेव लंबी हो रही है तो इससे क्या मतलब है, शॉर्ट हो रही है तो इससे क्या मतलब है। तो ये सारी चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ कवर किया जाता है जब आप मेडिकल में पढ़ रहे होते हैं या फिर आगे जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। यहां पर हमें मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए ईसीजी के मुतालिक, यानी इसका बेसिक प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए और इसके जो यूजेस हैं वो हमें पता होना चाहिए एज द स्टूडेंट ऑफ प्री मेडिकल, ठीक है ना। ये बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपने बेटा ये जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि इलेक्ट्रोड्स को स्किन के ऊपर प्लेस किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, ये जगह याद रखें। और इनसे जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंसेज है उनको ये मशीन नोट करके उसको एम्पलीफाई करती है और फिर रिकॉर्ड कर लेती है अपने पास। और रिकॉर्ड करने के बाद एक पेपर के ऊपर इसको प्रिंट कर दिया जाता है और पेपर के ऊपर ये जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखो ये जो पेपर निकलता है ना मशीन से, तो एक खास स्पीड से ये पेपर निकल रहा होता है, ठीक है, खास स्पीड से ये पेपर निकलता है। तो इसमें तकरीबन इसकी स्पीड ये होती है कि 25 मिलीमीटर का जो पेपर है वो 1 सेकंड में बाहर निकल आता है। 25 मिलीमीटर, ये दरअसल एक जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये जो स्मॉल बॉक्स मैंने आपको बताया ना, ई स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये 5 स्मॉल बॉक्सेस मिलकर एक लार्ज बॉक्स बना रहे हैं। तो ये 5 मिलीमीटर हो गया और 5 मिलीमीटर के बाद ये दूसरा बड़ा बॉक्स जो है वो भी 5 मिलीमीटर का, यानी 10 मिलीमीटर हो गए। फिर ये 15, 20 और ये 25, यानी अगर हम यहां से काउंट करें सपोज तो ये 0, इसको हम कहेंगे 5 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर, ये 15, ये 20, ये 25। तो ये 25 मिलीमीटर का जो पैटर्न है वो 1 सेकंड में बाहर निकलता है। इसी तरह से आप अंदाजा कर लें कि अगर आप ये 1 मिनट तक यानी 60 सेकंड तक इस मशीन को रन करें तो ये लंबी सी स्ट्रिप निकल आएगी आपके पास, ठीक है ना। तो एक जो स्मॉल बॉक्स था वो 1 मिलीमीटर का था और 1 सेकंड में चूंकि ये 25 मिलीमीटर का पेपर बाहर निकलता है तो हम यूं कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एक स्मॉल बॉक्स कितने सेकंड को इंडिकेट कर रहा होगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कि अगर आप 1 सेकंड को डिवाइड कर दें 25 से तो आपको एक स्मॉल बॉक्स का टाइम पता चल जाएगा कि ईच स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 सेकंड। ये कैसे हमने 0.04 सेकंड वर्कआउट किया है कि इफ यू डिवाइड 1 बाय 25, क्योंकि 25 मिलीमीटर 1 सेकंड में 25 मिलीमीटर का पेपर निकल रहा है, तो आप अज्यूम कर लें कि 1 डिवाइडेड बाय 25 तो इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड। तो एक स्मॉल बॉक्स का जो हमने अभी ये ड्यूरेशन काउंट किया था ना कि वो 0.04 सेकेंड था, वो इस तरह से काउंट किया गया था। अच्छा, तो इस तरह से एक लार्ज बॉक्स जो 5 स्मॉल बॉक्सेस से मिलकर बनता है वो कितने टाइम को इंडिकेट कर रहा होगा, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। तो ये 0.2 सेकेंड का मतलब है कि ये एक लार्ज बॉक्स 0.2 सेकंड में निकल रहा है, सही। तो ये वाले पैरामीटर्स भी याद रखने की जरूरत है। अच्छा, अब देखो ये जो हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यहां पे रिकॉर्ड किया ना, ये रिकॉर्डिंग हुई इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ वेव्स। वेव्स के अलावा यहां पर कुछ और चीजें भी हैं। असल में यहां पर आपको ईसीजी के अंदर कुछ वेव्स दिखाई दे रही हैं। वेव्स का मतलब है जैसे ये पी वेव बन रही है, क्यू वेव बन रही है, आर वेव बन रही है। इनको वेव्स भी कहते हैं, इनको डिफ्लेक्शंस भी कहते हैं,
ठीक है, वेव्स या डिफ्लेक्शंस। अच्छा, फिर इसी तरह से ये सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स। सेगमेंट्स का मतलब है कि ये एक वेव और दूसरी वेव के दरमियान जो आपको छोटा सा एक गैप नजर आ रहा है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में शो होता हुआ नजर आ रहा है, दीज आर द सेगमेंट्स। ठीक है। और फिर तीसरी चीज होती है इंटरवल्स। इंटरवल्स ये होते हैं कि ये एक कंप्लीट वेव और उसके बाद फिर वन और मोर सेगमेंट, या वन सेगमेंट वन और मोर वेव, इनको कलेक्टिवली इंटरवल कहा जाता है। जैसे आपको ये यहां पे लेबल किया हुआ नजर आ रहा है, पी आर इंटरवल, क्यू टी इंटरवल। अब ये आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इनसे क्या मतलब होगा। तो ईसीजी में अमूमन ये तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, वेव्स और डिफ्लेक्शंस, सेगमेंट्स एंड इंटरवल्स। ओके, इन तीनों को हमने अभी इंटरप्रेट करना है कि इनसे क्या मतलब होगा। अच्छा, याद रखो कि ये जो वेव्स या डिफ्लेक्शंस आप देख रहे हैं, अगर ये वेव या डिफ्लेक्शन इस तरह ऊपर की तरफ आ रही हो तो इसे कहा जाएगा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर ये ऊपर की तरफ हो, लाइक पी वेव, ये जो पी वेव या पी डिफ्लेक्शन है, ये पॉजिटिव वेव या पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर ये वेव या डिफ्लेक्शन यूं इस तरह से डाउनवर्ड आ रहे हैं, जैसे कि ये क्यू वेव नीचे की तरफ आ रही है, तो इसे कहा जाएगा नेगेटिव डिफ्लेक्शन। नेगेटिव, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये आपने ये दोनों टर्म्स याद रखनी है। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो वेव ऊपर की तरफ बन रही है, और नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो वेव नीचे की तरफ बन रही है, ये वेव्स या डिफ्लेक्शंस इन्हें कहा जाएगा। ठीक हो गया। देखो, इनको, इन वेव्स और डिफ्लेक्शंस को ना, ये अल्फाबेटिकली ही हमने लेबल किया हुआ है, और ये पी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पी वेव, उसके बाद फिर क्यू वेव या क्यू डिफ्लेक्शन, आर वेव, देन एस, देन टी। ठीक है ना, पी क्यू आर एस टी, ऐसे करके ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो याद रखना, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो पी क्यू आर एस टी ऐसे करके। तो अब इन वेव्स और सेगमेंट्स और इंटरवल्स, इनको जरा हम इंटरप्रेट करते हैं, इनसे क्या मतलब है। पहले जरा वेव्स की बात कर लें जी। तो वेव्स या डिफ्लेक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया, ईच पीक इन द ईसीजी, ये जो वेव है बेसिकली एक पीक बन रही है ना, ऐसे करके ये पोटेंशियल ऊपर जा रहा है तो एक पीक बन रही है। सो ईच पीक इन द ईसीजी देयर में बी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और देयर में बी नेगेटिव डिफ्लेक्शन। जैसे पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस कौन कौन सी हैं? मसलन पी वेव, आर वेव ऐसे ऊपर की तरफ, देन टी वेव, दीज आर द पॉजिटिव वेव्स और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और नेगेटिव डिफ्लेक्शंस कौन सी हैं? नेगेटिव डिफ्लेक्शंस जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, क्यू एंड द एस, दीज आर टू नेगेटिव वेव्स या नेगेटिव डिफ्लेक्शंस। ओके, तो ईच पीक इन द ईसीजी, दिस इज द वेव और डिफ्लेक्शन। हर एक जो पीक बन रही है उसे ये डिफ्लेक्शन या वेव कहा जाएगा। अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ बन रही है तो नेगेटिव। ठीक हो गया। अच्छा, सेगमेंट्स उसके मुकाबले में क्या है? तो सेगमेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट आउट किया कि भाई सेगमेंट्स जो होते हैं, दे आर द रीजन्स ऑफ ईसीजी बिटवीन टू वेव्स। देखो, ये एक वेव ये है और दूसरी वेव ये, क्यू वेव और पी वेव के दरमियान जो रीजन बन रहा है ईसीजी का, या फिर इसको आप दूसरे लफ्जों में यूं कहेंगे, द रीजन ऑफ ईसीजी फ्रॉम द एंड ऑफ वन वेव टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वेव। देखो, ये रीजन यहां से लेकर यहां तक, ये इस रीजन को अगर हम यहां पे लेबल करें ना, तो ये रीजन ऐसे करके ये लेबल हो रहा है। तो इस रीजन को कहते हैं पी आर, पी आर सेगमेंट। ठीक है, दिस इज पी आर सेगमेंट, ये पी आर सेगमेंट कहलाएगा। सेगमेंट मैंने आपको जैसे बताया ना कि दिस इज द रीजन बिटवीन, रीजन ऑफ ईसीजी बिटवीन टू वेव्स, दो वेव्स के दरमियान, क्यू वेव के स्टार्ट होने से पहले बट पी वेव के खत्म होने के बाद का जो रीजन होगा, ये सेगमेंट कहलाएगा। असल में ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना, ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स कहलाते हैं। इनको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, यूं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यूं बिल्कुल ऐसे स्मूथ ही रहता है। तो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जो भी सेगमेंट्स होंगे, जैसे एक पी आर सेगमेंट ये है। सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको नाम पी आर सेगमेंट क्यों दिया है, इसको पी क्यू सेगमेंट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये तो
पी वेव के बाद स्टार्ट हो रहा है और क्यू वेव से पहले खत्म हो रहा है, तो इसको पी क्यू सेगमेंट कहना ज्यादा मुनासिब होगा। बिल्कुल, इसको पी क्यू सेगमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, पी क्यू सेगमेंट भी इसको कहते होते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस टर्म पी आर सेगमेंट है। उसकी वजह यह है कि सम टाइम ये जो क्यू वेव होती है ना, ये डेवलप नहीं होती, ठीक है, ये क्यू वेव बाज केसेस में ये फॉर्म नहीं हो रही होती, और ये पी वेव के बाद अचानक से ही आर वेव डेवलप हो जाती है। तो क्यू वेव चूंकि कुछ ईसीजी में नजर नहीं आती, तो इस वजह से इस सेगमेंट को पी आर सेगमेंट कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये पी आर सेगमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट टर्म है एज कंपेयर टू पी क्यू सेगमेंट। बहरहाल दोनों टर्म्स यूज की जा सकती हैं। तो पी आर सेगमेंट है। इसी तरह से एस टी सेगमेंट आपके सामने। एस टी सेगमेंट क्या होगा कि ये जो जहां पर आकर एस वेव खत्म हुई है और अब टी वेव स्टार्ट हो रही है, तो ये सेगमेंट जो बन रहा है बिटवीन दीज टू वेव्स, दिस इज नोन एज द एस टी सेगमेंट, ठीक है। तो आपको देखो सेगमेंट का समझ में आ रहा है। सेगमेंट इज द रीजन ऑफ ईसीजी बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव्स, या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन वेव टिल द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वेव। जो रीजन होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं, वो सेगमेंट कहलाएगा। अच्छा, इंटरवल, इंटरवल क्या होता है? तो इंटरवल जैसे मैंने अभी डिफाइन किया था कि दिस इज इन एन ईसीजी, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इंक्लूड्स वन सेगमेंट, इसके अंदर एक सेगमेंट इंक्लूडेड है, एंड वन और मोर वेव्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। मसलन जैसे आप ये देखो, ये लिखा हुआ है हमने पी आर इंटरवल, यहां से लेकर यहां तक, ये पी वेव, और उसके बाद फिर ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो इसका पी आर सेगमेंट था, इस दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला है? पी आर इंटरवल, ठीक है ना। तो पी आर इंटरवल इट इंक्लूड्स पी वेव एज वेल एज पी आर सेगमेंट, ये इंटरवल्स कहलाते हैं। इसी तरह से आप देखो, ये आर से लेकर इस आर तक, ये आर आर इंटरवल कहलाएगा, क्यू टी इंटरवल। तो देर आर सेवरल इंटरवल्स। इंटरवल में हमेशा ये अलोंग द लेंथ ऑफ द ईसीजी कोई एक सेगमेंट और एक या एक से ज्यादा वेव्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, समझिए आप। तो ये तीन आपने कंपोनेंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से आपको बताया मैंने? वेव्स और डिफ्लेक्शंस, नंबर 2 सेगमेंट्स, एंड नंबर 3 इंटरवल्स। अब जरा इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और इसको कोरिलेट करते हैं कार्डियक साइकिल के साथ, सही है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पी वेव की। जो वेव्स अभी आपको मैंने पॉइंट आउट की ना, उनमें सबसे पहली वेव है पी वेव। पी वेव आप देख रहे हैं, ये बन रही है पी वेव। तो ये पी वेव किस बात को इंडिकेट कर रही है? याद रखो कि पी वेव इट शोज द एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और ये एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा? इट डिनोट्स द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्प्रेड फ्रॉम द एसए नोड एंड इज कंडक्टेड थ्रू आउट द सेल्स ऑफ द एट्रिया। आपको याद होगा, मैंने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में कल के लेक्चर में ये बताया था कि एसए नोड से जब ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन निकलती है, तो ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एट्रियल वॉल के अंदर स्प्रेड हो जाती है, पूरे दोनों एट्रिया के अंदर। और इसको स्प्रेड करने के लिए यहां पर क्या परकिंजी फाइबर्स मौजूद होते हैं? परकाइन फाइबर्स मौजूद होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी भाई, थोड़ा सा आप लोग भी बोला करें ना, बिल्कुल खामोश रहते हैं आप, बहुत ही ओबीडियंट किस्म के बच्चे हैं। जैन, आप क्या कहते हैं बेटा? इंटरनोडल्स सर। इंटरनोडल्स, वेरी गुड। इंटरनोडल्स कहां होते हैं? राइट एट्रियम के अंदर होते हैं या लेफ्ट एट्रियम में? राइट, राइट सर। राइट एट्रियम में इंटरनोडल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। मैंने पूछा ये था, सवाल ये पूछा था, जैन आप बोलिए कि क्या यहां परकिंजी फाइबर्स मौजूद होते हैं एट्रियल वॉल में? सर एट्रिया में नहीं होता, वो तो वेंट्रिकल्स में होता है। वेंट्रिकल्स में होते हैं, एक्सीलेंट, वो एट्रिया में नहीं होते, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसे नोड से निकलने वाली ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एट्रियल वॉल में स्प्रेड होगी बाय मींस ऑफ इंटरनोडल्स। इंटरनोडल्स यहां पर ये एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर इंटरनोडल्स राइट एट्रियम के अंदर इसको स्प्रेड करेंगे और इसके साथ साथ एवी नोड तक इसको पहुंचाएंगे। और जबकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर बैकमैन्स बंच मैंने आपको पॉइंट आउट किया था, वो यहां पे लेफ्ट एट्रियम में इसको स्प्रेड करता है, ठीक है ना। तो आप बताएं कि जब ये पी वेव डेवलप होगी,
जो कि ऐसे नोड से निकलने वाली वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रही है। तो कार्डियक साइकिल का कौन सा फेज इससे कंट्रोल होगा, ये कंडक्शन सिस्टम में हमने डिस्कस किया था। विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय दिस वेव? याद करें, एट्रियल सिस्टली, ठीक है ना। इट इट कॉजेज द एट्रियल सिस्टली, बिल्कुल सही है। तो पी वेव का आपने रिलेशन देखा कार्डियक साइकिल में। पी वेव जो यहां पर ये इस ईसीजी में सबसे पहले स्टार्ट हो रही है, सो दिस पी वेव develops when SA node conducts first impulse। वो जो SA node की फर्स्ट इंपल्स होती है, दैट इंपल्स इज नोन एज वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन होने की वजह से इसको एट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एट्रिया की वॉल के अंदर स्प्रेड करती है। और इससे कार्डियक साइकिल का कौन सा फेज कंट्रोल हो रहा है? एट्रियल सिस्टली। क्लियर होगी बात भाई? तो क्या ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है फ्रॉम द एसए नोड, क्या ये वेंट्रिकल में पास करती है? ईशा बतूल आप बताइए बेटा, ये वेंट्रिकल्स में पास करती है ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फ्रॉम द एट्रिया? ये वेंट्रिकल में पास करेगी ये वेव? एमन आप बताएं बेटा, एमन एमन मुश्तबा। सर जब एट्रियल डिपोलराइजेशन होगी तो वेंट्रिकल्स तो डायस्टोलिक फेज में पास करेगी। पास करेगी? नहीं बेटा, हमने डिस्कस किया था ये पास नहीं करती। उसकी वजह भी मैंने बताई थी। यहां पर एक चीज मौजूद होती है। मोइज बेटा आप बताइए, क्या यहां पर होता है दरमियान में, एट्री और वेंट्रिकल के दरमियान में एक चीज बताई थी जिसकी वजह से ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फ्रॉम एसए नोड इट डज नॉट क्रॉस द एट्रियल बॉर्डर। वेंट्रिकल में ये नहीं जाएगी। सवाल लेता हूं, ठहरो बेटा, पहले जवाब दीजिए मुझे। कोई नहीं जवाब दे रहा जी। क्या सवाल पूछ रहे हैं बेटा? सर ये इसी का आंसर दे देता हूं। हाँ चले, शाबाश, आंसर दें, शाबाश। फिब्रस स्केलेटन। फिब्रस स्केलेटन एक मौजूद है, एक शीट मौजूद है जो कि इस कंडक्शन को रोक देती है, और ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन सिर्फ एट्रिया की वॉल तक महदूद रहेगी। अलबत्ता ये ऐसे नोड को जरूर, एवी नोड को जरूर स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है ना। और आपको याद है कि यहां से यहां पर पहुंचने में हमने टाइम ड्यूरेशन बताया था, कितना अरसा लग जाता है इसको इधर पहुंचने में? 0.15 सेकंड कर सकता है। 0.4 0.04 सेकंड, 0.04 सेकंड लगते हैं ऐसे नोड से इधर एवी नोड पहुंचने में। यहां पर 0.04 सेकंड, ठीक है ना। और जबकि अब दूसरी तरफ क्या होगा, जब ये यहां पर एवी नोड स्टिमुलेट हो जाएगा तो नेक्स्ट फिर मरहला आता है एवी नोड स्टिमुलेट हो जाता है, और एवी नोड से एक और वेव निकलती होती है, दैट इज वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। तो ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन निकलेगी एवी नोड से, इसे यहां पर हम नाम देंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, या इसको क्यूआरएस इंटरवल भी बोला जाता है। असल में देखो ये तीन वेव्स का क्लस्टर है। ये पहले ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन यानी क्यू वेव बनती है। फिर एक बहुत ही विगरस किस्म की पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है, दैट इज आर वेव। और फिर दोबारा ये एस वेव बनेगी, फिर ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे चले जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और ये एस वेव बनेगी। तो ये तीनों जो वेव्स है ना, क्यू आर एस, ये बहुत तेजी से ये तीनों वेव्स बनती हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत जो हाईएस्ट पीक आ रही है वो किसकी आ रही है? आर वेव की। इसको कलेक्टिवली बोला जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, या समटाइम इसको क्यू आर एस इंटरवल भी बोला जाता है, क्यू आर एस इंटरवल। तो ये क्यू आर एस इंटरवल या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी किस बात को ये डिनोट कर रहा है? इट डिनोट्स द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स फ्रॉम द एवी नोड। एवी नोड से निकलने वाली जो डीपोलराइजेशन की वेव है उसको ये डिनोट कर रहा है। एंड इट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द सेल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये यहां से एवी नोड से ये इंपल्स निकलेगी, और उसके बाद फिर ये एवी बंडल, दैट इज बंडल ऑफ हिज, उसके बाद बंडल ब्रांचेस, एंड देन अल्टीमेटली इट इज स्प्रेड इनटू थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर वॉल। पूरी वेंट्रिकल्स की वॉल के अंदर ये स्प्रेड हो जाएगी। और इससे होगा क्या? कार्डियक साइकिल का कौन सा फेज कंट्रोल होगा? सो इससे वेंट्रिकुलर सिस्टली कंट्रोल होता है, ठीक है ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली, इसके लिए बहुत ही विगरस किस्म की पीक क्यों?
डेवलप हुई है, इतनी हाई पीक क्यों डेवलप हुई है? तो आपको याद होगा उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल बहुत थिकेंड होती है, राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स इसकी वॉल थिकेंड होती है, और इसको बहुत ही पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है ताकि इससे निकलने वाला ब्लड पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इस मकसद के लिए यहां पर ये एक बहुत ही हाई नोट की ये पीक डेवलप हो रही है, ठीक है ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो इससे ये वेंट्रिकुलर सिस्टली परफॉर्म होगा। अच्छा देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि ऐसे नोड से एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन निकली थी, तो मैंने आपको ये कंडक्शन सिस्टम समझाते हुए ये बताया था कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के बाद वेव ऑफ रीपोलराइजेशन भी निकलती होती है उसी नोड से ना। लेकिन वो वेव ऑफ रीपोलराइजेशन फ्रॉम ऐसे नोड यहां नजर कोई नहीं आई। हमने ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फ्रॉम ऐसे नोड के बाद अब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फ्रॉम एवी नोड पॉइंट आउट किए यहां पर। वो रीपोलराइजेशन वाली वेव कहां गई? ऐसे नोड की वेव ऑफ रीपोलराइजेशन कहां है? वेव ऑफ रीपोलराइजेशन, वेव ऑफ रीपोलराइजेशन फ्रॉम एस ए नोड, ये कहां है भाई? तो ये एक्चुअली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ने उसको सुप्रेस कर दिया है, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उसको ओवरलैप कर देता है, और इस वजह से वो ईसीजी के ऊपर वो नजर नहीं आती हमें। जिस वक्त ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश हुआ ना, तो इसी जगह पर वो वेव ऑफ रीपोलराइजेशन भी अराइज हुई है, लेकिन वो हमें यहां पे कहीं दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ओवरलैप्स दैट, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जाए ना कि वेयर इज द वेव ऑफ रीपोलराइजेशन फ्रॉम एसए नोड इन द ईसीजी, तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि इट इज overlapped by, it is overlapped by QRS, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स या QRS वेव के जरिए ये ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको? तो यूं कार्डियक साइकिल के ये 2 फेजेस हमें समझ में आ गए, ईसीजी पर ये हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब आप देखो कि ये इसका जो ड्यूरेशन है कि ये वेव कितनी लंबी होगी, और ड्यूरेशन के साथ साथ आप ये नोटिस करें कि इसकी हाइट कितनी होगी वेव की। तो जो नॉर्मल ईसीजी है उसमें डॉक्टर्स को ये पता होता है कि भाई इतनी हाइट की ये होनी चाहिए, इतनी हाइट से ज्यादा होगी तो उसका क्या मतलब निकलेगा, इस हाइट से कम होगी तो उसका क्या मतलब निकलेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह के कंक्लूजन्स फिर आप इंशाल्लाह मेडिकल में जाके सीखेंगे। यहां पर हमने मोटी मोटी बातें करनी है सिर्फ, ये अभी आप ये मत समझें कि बहुत डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही सरसरी सा टॉपिक है अभी इस वक्त। तो ये जब आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेडिकल में जाके, तो वहां पर फिर 14 तबक रोशन हो जाएंगे जी। तो टी वेव पर आ जाइए भाई। अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद फिर ये बीच में एक सेगमेंट आया है। सेगमेंट क्या इंडिकेट करता है ये आगे चलकर मैं बताता हूं आपको। तो सेगमेंट के बाद अब ये टी वेव डेवलप हो रही है। तो टी वेव ये एज कंपेयर टू द पी वेव ये थोड़ी सी ज्यादा हाई नोट की ये पी वेव होती है। ये आपको यहां पर थोड़ा डायग्रामेटिक फॉल्ट नजर आ रही है। ये तो चूंकि जाहिर है कि ऐसी रफली किसी आर्टिस्ट ने डायग्राम ड्रॉ की हुई है, लेकिन थोड़ा सा ये जो टी वेव होती है ना, ये पी वेव से हायर वेव होती है। ये भी एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। टी वेव इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। It actually denotes the wave of repolarization spreads from the AV node and is conducted throughout the walls of the ventricles. ठीक है ना, ये बहुत आसान, इनको याद रखना। ये अगर आपको समझते जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर अपनी वर्डिंग में इसको बिल्कुल इजीली बयान कर सकेंगे। तो टी वेव ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रही है, यानी इट डिनोट्स द वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। क्योंकि देखो एवी नोड से डीपोलराइजेशन तो स्प्रेड हो गई ना, तो अगला लम्हा क्या क्या आएगा? वेव ऑफ रीपोलराइजेशन का। वो ऐसे नोड वाली वेव ऑफ रीपोलराइजेशन तो बेचारी छुप गई थी, लेकिन ये नहीं छुपेगी, ठीक है। तो ये वेव ऑफ रीपोलराइजेशन अगले ही लम्हे जब आती है तो ये भी फिर पूरी वेंट्रिकल्स की वॉल में स्प्रेड कर जाती है। और इससे कौन सा फेज कंट्रोल होगा? सो इट कंट्रोल्स, इट कॉजेज द वेंट्रिकुलर डायस्टली। वेंट्रिकुलर डायस्टली, जो वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे ना, वो वापस यूं रिलैक्स करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वेव। सो दिस इज द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। समझ आई बात? तो इस तरह से ये टी वेव यहां पर आकर स्टैब्लिश हो गई। अच्छा, तो ये तो थी वेव्स या डिफ्लेक्शंस, जो पी, क्यू, आर, एस और टी हमने तीनों को पॉइंट आउट कर दिया।
और उनको हमने कार्डियक साइकिल के साथ रिलेट भी कर लिया। तो अब जरा देखिए कि बीच में सेगमेंट्स भी आ रहे हैं ना, ये जैसे ये पीआर सेगमेंट और ये एसटी सेगमेंट। तो ये सेगमेंट किसको कहा जाता है, सेगमेंट क्या होते हैं? अभी मैंने आपको डिफाइन किया है कि सेगमेंट इज इन एन ईसीजी दिस इज अ रीजन बिटवीन द टू वेव्स, जो कंसेक्टिव वेव्स के दरमियान के रीजन को सेगमेंट बोला जाएगा। तो यहां पर ये दो ही मेन सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स को मैंने अभी क्या नाम दिया था, इनको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नॉर्मली होता है ना, वो ही इस पॉइंट पे आपको दिखाई देता है, इसमें डिफरेंस नहीं आता। वेव्स जहां पर बन रही थी वहां पर इसमें डिफरेंस आ रहा था, लेकिन ये सेगमेंट वाला पॉइंट जो होता है ना, वहां पर ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है। और खुदा न खास्ता ये पूरी की पूरी ईसीजी अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे आ जाए, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, तो उसका मतलब क्या होगा कि हार्ट की एक्टिविटी गई काम से, ठीक है ना, हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया। सही है। तो ये वैसे ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स बीच में आते हैं वेव्स के, तो उनका एक डेफिनेट मीनिंग होगा, और अगर ये बिल्कुल सीधे हो जाए तो फिर उसका भी डेफिनेट मीनिंग है। तो सेगमेंट्स या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, ये दो तरह के सेगमेंट्स यहां पर काबिल जिक्र हैं। पीआर सेगमेंट, देखो पीआर सेगमेंट क्या है, बहुत आसान इसको डिफाइन करना। तो पीआर सेगमेंट देखो, ये पी वेव जहां पे खत्म होगी वहां से लेकर और क्यू वेव जहां से स्टार्ट हो रही है वहां तक। तो पीआर सेगमेंट क्या है? पीआर सेगमेंट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द पी वेव एंड एंड्स एट द स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसको आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट से कह लें या फिर जस्ट क्यू वेव के स्टार्ट से, क्योंकि समटाइम क्यू इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। मैंने अभी जैसे आपको कहा था, इसी वजह से ये लेटर आर यहां पे यूज किया जा रहा है। तो इस वजह से यहां पर पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहना ज्यादा मुनासिब होगा। तो पीआर सेगमेंट क्या चीज है भाई, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द पी वेव एंड एंड्स एट द स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये तो था पीआर सेगमेंट। और जबकि एसटी सेगमेंट, दूसरा जो है सेगमेंट है एसटी सेगमेंट, ये क्या है? तो एसटी सेगमेंट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जहां पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड हुआ वहां से ये स्टार्ट हुआ है, एंड एंड्स एट द स्टार्ट ऑफ द टी वेव, जहां पर टी वेव स्टार्ट होगी उसके स्टार्ट पे आके ये एंड हो जाएगा। तो आप जरा याद कीजिए कि इनसे क्या चीज स्टैब्लिश हो रही है। देखो ये जब पी वेव डेवलप हुई, तो पी वेव डेवलप होने के बाद वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी ना। अभी मैंने पी वेव का रोल क्या बताया था, पी वेव किसको शो करती है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन को आमतौर पर हम कह रहे होते हैं ना। तो एट्रियल सिस्टली भी आप इसको कह सकते हैं, एट्रियल सिस्टली। और उसके बाद फिर ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर सिस्टली। ये वेंट्रिकुलर सिस्टली को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब दरमियान में ये थोड़ा सा गैप है, तो याद करो वो एक गैप आया था। वो क्या था गैप? कि ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचने में 0.04 सेकंड का वक्फा था, और बीच में उसके बाद फिर एवी नोड से इंपल्स का वेंट्रिकल्स के अंदर स्प्रेड करने में तकरीबन 0.11 सेकंड का अरसा लगा था। और टोटल मैंने किया था तो कितना बना था वो? 0.04 प्लस 0.11, तो कितना हो गया ये? 0.15 सेकेंड। तो ये 0.15 सेकेंड, ये जो 0.15 सेकेंड आप देख रहे हैं ना, ये वो पीआर सेगमेंट है। ठीक है ना, ये पीआर सेगमेंट है। और इसका बेनिफिट क्या हुआ इस पीआर सेगमेंट का? कि इसका बेनिफिट ये हुआ कि इसकी वजह से एट्रियल सिस्टली और वेंट्रिकुलर सिस्टली दोनों सेपरेट हो गए। पहले एट्रियल सिस्टली कंप्लीट होगा, देन वेंट्रिकुलर सिस्टली स्टार्ट्स। अगर ये बीच में गैप ना होता या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट खत्म हो जाए सपोज, तो आप देखिए रिदम बदल जाएगा। क्या होगा कि एट्रियल सिस्टली के साथ ही वेंट्रिकुलर सिस्टली हो जाएगा, और ये जो रिदम की डिस्टरबेंस है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है ना, ये इसके जरिए बहुत सारे मामला दिल के पता चल रहे होते हैं कि जिसका ये रिदम खराब हो जाए। तो ईसीजी के अंदर ये बड़ा केयरफुली नोट किया जाता है कि भाई ये सेगमेंट मौजूद है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह से फिर देखो ये वेंट्रिकुलर सिस्टली जहां पे आके कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टली स्टार्ट होने के दरमियान में भी एक थोड़ा सा यूं एक गैप आ रहा है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ताकि वेंट्रिकुलर सिस्टली पूरे का पूरा हो जाए
और उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टली स्टार्ट हो। ऐसा ना हो कि हार्ट बस थोड़ा सा ही वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन करे और दोबारा फिर रिलैक्स होना शुरू हो जाए। अगर ये सपोज करो टी वेव इसके करीब हो जाए, ये बीच में जो एस टी सेगमेंट का ड्यूरेशन है ना वो कम हो जाए। देखो ये ड्यूरेशन कितना नजर आ रहा है आपको, जरा गेस करो। अगर हम इसको यहां से काउंट करें तो पॉसिबल है हमारे लिए ये बताना ईसीजी के ऊपर कि ये कितना गैप है। देखो ये 1 2 3 स्मॉल बॉक्सेस, तो 3 स्मॉल बॉक्सेस कितने बराबर होंगे, और चौथा स्मॉल बॉक्स जो है वो हाफ है, 3.5 स्मॉल बॉक्सेस। तो एक स्मॉल बॉक्स होता है 0.04 सेकंड के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो आंसर कितना आ गया बताइए? 0.14 0.114। 4। श्योर है? नहीं सर, ऐसे ही कैलकुलेट किया है। हाँ चलो ठीक है, जो भी है इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। तो 0.0 आपने ऐसे करके वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। आपको कोई इस तरह की डायग्राम दिखाई जाए तो आपसे पूछा जाए बताओ भाई एसटी सेगमेंट का ड्यूरेशन यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, तो आपने जस्ट ये स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने। आपको पता है भाई एक स्मॉल बॉक्स जो होता है वो 0.04 सेकंड के बराबर होता है, और आप काउंट कर लें भाई इतने स्मॉल बॉक्सेस पर मुश्तमिल इसकी लेंथ है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट सेगमेंट। तो अब ये जो सेगमेंट का ड्यूरेशन है ये अगर कम हो जाए तो वो भी रिदम डिस्टर्ब होने की अलामत है। ठीक है, तो इस तरह से ये इन सेगमेंट्स की लेंथ को बहुत अच्छी तरह से याद किया हुआ होता है डॉक्टर्स ने, और उनको फिर ये पता होता है कि यार ये सेगमेंट बड़ा हो रहा है तो इसका क्या मतलब निकलेगा, छोटा हो रहा है तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक है जी, मोहम्मद अली बोलिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने यह पूछना था कि हमने बोला था कि पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में टोटल 0.15 सेकंड का गैप आता है, वो ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स में, जी वेंट्रिकल से डीपोलराइजेशन की वेव जाने में। जी लेकिन सर जो हमारे पास एट्रिया के रिलैक्स होने में टाइम है वो तकरीबन 0.04 सेकंड लगता है, और क्या कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली इन तक 1 पॉइंट वो हमने जो कैलकुलेट किया 0.15 सॉरी सेकंड लगता है। तो जो हम लोगों के पास एट्रिकुलर डायस्टोल की जो हम लोगों के पास वेव है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले आनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको 0.04 सेकंड लग रहे हैं और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए, डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल तक जाने के लिए 0.15 सेकंड लग रहे हैं। तो ये तो काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन हमने बोला था कि वो वेव सप्रेस हो रही है एट्रिकुलर डायस्टिकली हाँ, कि देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो से। ये जो पी वेव है, पी वेव ये यहां पर आकर जब खत्म हुई तो खत्म होने के फौरन बाद ये वेव शुरू नहीं हो जाती अगली, यानी उसके दरमियान ये गैप आता है ना बीच में, और उसके बाद फिर ये इस गैप के बाद जाकर वो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा। तो वो जो रीपोलराइजेशन फ्रॉम एसए नोड है ना वो भी इसी पॉइंट पर जाकर शुरू होती है। देखो जैसे बेटा यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टली इस जगह पर आकर खत्म हो गया ना, और जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन थी वो एक लिहाज से इधर आके खत्म हुई है, लेकिन बीच में ये जो गैप आ रहा है ना उसके बाद जाकर ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही है। ऐसा नहीं होता कि एक नोड जो होता है वो अपना वेव ऑफ डीपोलराइजेशन कंप्लीट करे और साथ ही वेव ऑफ रीपोलराइजेशन शुरू कर दे। तो बीच में ना थोड़ा सा यूं गैप आ रहा होता है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड वेव ऑफ रीपोलराइजेशन के दरमियान। तो उसी गैप की वजह से ये जब इधर वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इसकी खत्म हुई और जब वेव ऑफ रीपोलराइजेशन ऐसे नोड से आई तो उस दौरान में एवी नोड की वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आ चुकी थी, तो वो इसके नीचे दब गया था। ये पॉइंट आपको बता रहे थे, वो इस जगह पे नहीं आएगा वो। ठीक है, अगर इधर होता तो वो लाजमी फिर इधर उसकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए थी, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए था। वो रिकॉर्ड नहीं होता, वो एक्चुअली इसके नीचे बैठ रहा होता है। ये जो मैंने अभी पीआर सेगमेंट आपको बताया ना, पीआर सेगमेंट मैंने शायद आपको ये कहा कि ये 0.15 सेकंड, ये पीआर सेगमेंट नहीं है ये। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें शायद गलत बयानी कर गया हूं। यहां पर देखो ये अगर इसको काउंट करें ना तो ये यहां से लेकर यहां तक है, तो इसमें तो देखो एक बॉक्स और ये दूसरा, चले सपोज करें 2 बॉक्स आ रहे हैं, तो 2 बॉक्स आने का मतलब है 0.04 और प्लस 0.04, तो ये तो 0.08 सेकंड का ये पीआर सेगमेंट बना है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना वो भी इंक्लूडेड है। देखो ये यहां से जब वेव निकली थी तो वेव निकलने से एवी नोड तक पहुंचने में इसको टाइम लगा था, कितना था वो 0.04 सेकंड का। और उसके बाद फिर जब एवी नोड ने फर्दर स्टिमुलेशन ली तो उसको मजीद टाइम लगा
0.11 सेकंड का, और इस तरह से ये 0.15 सेकंड का टोटल। तो अगर आप काउंट करें यहाँ पर 0.15 सेकंड, ये एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, और ये गालिबन ये पांचवा बॉक्स, ये यहां तक आ जाएगा ये ड्यूरेशन 0.15। आप इसको काउंट करके फिर देख सकते हैं कि किस जगह पर जाकर ये पूरा हो रहा है। तो उस जगह पर फिर ये जो दूसरी वेव है ये डेवलप हो रही है और वेंट्रिकल्स के अंदर इसकी स्प्रेडिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब जरा देखिए इंटरवल्स। तो यहां पर जो इंटरवल्स पाए जाते हैं, इंटरवल अभी मैंने डिफाइन किया था कि इन एन ईसीजी दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इंक्लूड्स वन सेगमेंट एंड वन और मोर वेव्स। तो इसमें जो प्रोमिनेंट इंटरवल्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे एक यहां पर एसटी इंटरवल दिखाया है, क्यूटी इंटरवल दिखाया है, पीआर इंटरवल दिखाया है, आर इंटरवल दिखाया है ना। तो इनसे क्या मतलब है? तो इसमें पीआर इंटरवल किसे कहते हैं? पीआर इंटरवल या समटाइम इसको पी क्यू इंटरवल भी कहा जाता है, ठीक है, या पी आर इसको ट्रीट कर लें। तो दिस इंटरवल स्टार्ट्स, कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या बोलेंगे? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पी वेव। ठीक है, इट स्टार्ट्स एट द स्टार्ट ऑफ द पी वेव एंड एंड्स एट द स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट से पहले ये एंड हो गया, यानी इसने पी वेव को इंक्लूड किया और साथ साथ पी आर सेगमेंट को इंक्लूड किया। ओके, सो दिस इज द पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल, आप इसका ड्यूरेशन मालूम कर सकते हैं कि पी आर इंटरवल का टोटल ड्यूरेशन कितना होगा। अच्छा, तो पी आर इंटरवल ये किसको डिनोट कर रहा है? इट डिनोट्स द कंडक्शन ऑफ द इंपल्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द एट्रियम टू द वेंट्रिकल। ठीक है, जो अपर पार्ट ऑफ द एट्रियम से कंडक्शन हुई है वेंट्रिकल के अंदर, ये उस पूरे को डिनोट कर रहा है। यानी यहां पर देखो, ये पी वेव सारी आ गई, उसके बाद फिर ये वाली वेव भी आ गई, और अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहां से जो वेव जनरेट होगी वेंट्रिकल में, तो उसको ये इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, क्यूआरएस इंटरवल ये भी एक इंटरवल कहलाता है। क्यूआरएस इंटरवल दैट कवर्स द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी ये क्यू वेव के स्टार्ट से लेकर एस वेव के एंड तक का ये ड्यूरेशन होगा। इसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या क्यूआरएस इंटरवल कहा जाएगा। और क्यूटी इंटरवल क्या है? क्यूटी इंटरवल यहां से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट से ये स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर फिर पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी इंक्लूडेड है, पूरा एसटी सेगमेंट भी इंक्लूडेड है, पूरी टी वेव भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड एंड्स एट द एंड ऑफ द टी वेव। टी वेव के ऊपर जाकर ही एंड हो रहा है। जी मोहम्मद अली, बोलिए बेटा। सर मैं कह रहा हूँ, आपने कहा था कि क्यूआरएस जो हमारे पास इंटरवल होता है उसके अंदर एक सेगमेंट और मल्टीपल वेव्स होती है, लेकिन क्यूआरएस जो इंटरवल है इसके अंदर तो सिर्फ 3 वेव्स हैं, सेगमेंट तो कोई है नहीं, फिर इसको इंटरवल कैसे बोलेंगे? नहीं, वो देखो कलेक्शन को कहा जाता है, उसमें जरूरी नहीं है। वो डेफिनेशन आपको अधूरी लग रही है मेरे ख्याल में, ठीक है ना, वो मैं पूरा उसको सही तरह से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाया शायद। यानी ड्यूरेशन दैट इंक्लूड्स वन सेगमेंट एंड वन और मोर वेव्स। तो समटाइम ये जरूरी नहीं है कि सेगमेंट भी इंक्लूड हो उसके अंदर मोर देन वन वेव्स का ये कलेक्शन होगा। यानी बेसिकली जो इंटरवल होता है ना, वो एक कलेक्शन होता है, या तो वो मोर देन वन वेव्स का कलेक्शन होगा, या उसके अंदर एक सेगमेंट और एक वेव मौजूद होगी, या एक सेगमेंट और एक से ज्यादा वेव्स होंगी, ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये जो कलेक्शन होगा ना दो चीजों का, उसको इंटरवल कहा जाएगा। उसमें बेशक वो दोनों वेव्स एड अप हो रही हैं, या फिर कोई वेव्स के साथ सेगमेंट भी साथ एड अप हो रहा है। ठीक जी। अच्छा, तो इसमें देखो जी, जुल्करनैन बोलिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये सवाल था कि आपने बताया कि जो टी वेव है ये रीपोलराइजेशन शो कर रही है, और जबकि पी वेव है ये आपके पास डीपोलराइजेशन शो कर रही है। हाँ, तो सर यहाँ पे आपने एक बात ये भी बोली थी कि जब वेव ऊपर आती है तो उसका ये मतलब होता है कि ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, जबकि ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन उल्टा मतलब ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। तो ना यहाँ ना, पे ऑपोजिट प्रोसेसेस नहीं है। मतलब वो इन दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना, वो पॉजिटिव ही नजर आएगी। सर पॉजिटिव ही नजर आएगी दोनों की। हाँ जी, दोनों की। ठीक है ठीक ना, है सर। तो आप इसको ये इंटरप्रेट ना करें कि एक नीचे नेगेटिव आनी है और दूसरे ने पॉजिटिव आनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। अच्छा, तो देखो क्यूटी इंटरवल, तो मैंने आपको समझाया कि ये क्यूटी इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड एट द एंड ऑफ द टी वेव। और इससे क्या चीज पता चल रही है
इट डिनोट्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टली ऑफ द वेंट्रिकल्स। देखो ये यहां से ये वेंट्रिकल्स का सिस्टली शुरू हुआ और ये वेंट्रिकल्स का सिस्टली ये यहां तक जारी रहा, और बल्कि अब ये इसके साथ साथ ये यहां पर भी देखो ये पूरे का पूरा वेंट्रिकल सिस्टली नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वेंट्रिकल सिस्टली एज वेल एज द डायस्टली भी इंडिकेट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टली ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड, यहां पर साथ एंड लिख के आप डायस्टली भी इसमें इंडिकेट करेंगे, क्योंकि डायस्टली का भी कुछ पोर्शन यहां पर इंडिकेट हो रहा है। डायस्टली, ठीक है, डायस्टली ऑफ वेंट्रिकल्स। अच्छा भाई, तो इसमें अब जरा इसकी एक समरी देखते हैं और इसकी कोरिलेशन बिटवीन ईसीजी और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ द हार्ट, उसको हम एक दूसरे के साथ रिलेट करके देखने की कोशिश करते हैं। यहां से इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन यहां से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो आपको पर्पल कलर नजर आ रहा है ये डीपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि जो रेड कलर होगा वो रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई है ऐसे नोड से और स्प्रेड करना शुरू हो गई है इन द एट्रियल वॉल। अच्छा, उसके बाद फिर देखो ये एट्रियल पूरी वॉल के अंदर स्प्रेड हो गया और एट्रियस के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस दौरान में जब ये स्प्रेड हो रही होती है ना, तो ये पी क्यू या पी आर सेगमेंट उस वक्त डेवलप होता है और ये पूरे एट्रिया के अंदर यहाँ पे स्प्रेड हो चुकी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर वो पहले के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है। पहले शायद हो सकता है कि वो इतना बेहतर आपको वहां पे नजर ना आया हो। तो ये एक मिनट, हाँ जी, तो ये इस तरह से देखो ये जो सेगमेंट था ना वो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको स्टेप के अंदर दिखाया जा रहा है ये क्यू वेव स्टार्ट हुई है। क्यू वेव जो कि एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन थी, क्यू वेव, और क्यू वेव के बाद फिर ये आर वेव, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ऊपर की तरफ गई है। तो अब उसके बाद ये देखो ये इस तरह से स्प्रेड होना शुरू हो गया, ये भी डीपोलराइजेशन की वेव है। और फिर उसके बाद ये एस वेव डेवलप हुई है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था वेंट्रिकल्स की वॉल के अंदर ये स्प्रेड हो गया। अच्छा, अभी भी पूरा स्प्रेड नहीं हुआ, देखो ये क्यूआरएस वेव पूरी बन चुकी है, बट स्टिल जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है ये पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड नहीं हुई। आपको डायग्राम इंडिकेट करिए ना कि ये जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है ये अभी वेंट्रिकल में ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब आपको जो बीच में वो सेगमेंट नजर आ रहा है एसटी सेगमेंट, तो एसटी सेगमेंट एक्चुअली कंप्लीट्स दिस डीपोलराइजेशन वेव। तो डीपोलराइजेशन वेव यहां से स्टार्ट होकर वो इधर जाकर टर्मिनेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वो जो हम वैसे ईसीजी में लिख देते हैं ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इट इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो वो अकेला वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा, बल्कि इसके साथ साथ जो एसटी सेगमेंट है वो भी इसको कंप्लीट करवाने में हिस्सा ले रहा है। तो अब जाकर ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे अब इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि टी वेव डेवलप हुई है, दैट इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। एवी नोड से रीपोलराइजेशन की एक वेव निकली और ये अब स्प्रेड होना शुरू हो रही है। तो ये अभी देखो आधी वेव बनाई है और ये इधर तक स्प्रेड हुई है, लेकिन उसके बाद अब ये जब इसको टी को कंप्लीट किया और उसके आगे भी एक छोटा सा पोर्शन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, और उस दौरान में ये जो रीपोलराइजेशन है ये पूरी तरह से स्प्रेड हो गई, पूरे वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये हमने जो ईसीजी की वेव्स थी और सेगमेंट्स और इंटरवल्स उसको हमने कोरिलेट किया विद द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ द हार्ट जी। तो ये ईसीजी थी। अब ईसीजी की इंटरप्रिटेशन से हमें कई एक चीजों का पता चलता है, इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो इसमें एक यूज ये होता है कि आप ईसीजी की मदद से हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कमतर यूज है ईसीजी का, यानी सबसे जो बुनियादी यूज है ना ईसीजी का वो हार्ट रेट को कैलकुलेट करना। देखो हार्ट रेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप किसी का अगर यहां से ये पल्स रेट लें ना, पल्स यहां पर अगर आप फिंगर रखें, ये आपके जिस साइड पर ये थंब होता है ना, तो थंब वाली साइड पर यहां पर रेडियल आर्टरी गुजर रही होती है। तो उस रेडियल आर्टरी के ऊपर आप अगर अपनी दो फिंगर्स को यूं प्लेस करें तो आपको यहां पे पल्स महसूस होगी। तो वो जो पल्स रेट होता है ना वो इक्वल टू हार्ट रेट है। तो यहां से भी हार्ट रेट आप उसका काउंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये यहां पर भी आर्टरी मौजूद है
ठीक है, ये आपकी नेक के अंदर यहां पर अगर आप ये रखेंगे 2 फिंगर्स तो इधर से भी आपको पल्स महसूस होगी। समटाइम आपकी ये यहां पर भी ये पल्स महसूस हो रही होती है, तो आप ये फिंगर्स को यहां पे रख के पल्स को फील कर सकते हैं, और जो पल्स रेट होगा वही हार्ट रेट होगा। लेकिन अब ये तो पेशेंट आपके सामने हो तो तब आप उसकी नब्ज को भी चेक करेंगे, उसकी या यहाँ पे हाथ रख के चेक कर लेंगे, या और कुछ नहीं तो आपके पास स्टेथोस्कोप होगा तो वो आप रख के पेशेंट के ऊपर चेक कर लेंगे। तो समटाइम पेशेंट आपके पास है कोई नहीं, तो आप उसका हार्ट रेट चेक करना चाहते हैं तो कैसे? तो अगर उसकी ईसीजी आपके पास मौजूद है तो आप उससे हार्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हार्ट रेट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा? तो ये ईसीजी के अंदर हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे बुनियादी तरीका है ना, वो ये आर इंटरवल के जरिए। देखो आर इंटरवल क्या है, ये एक आर वेव और ये दूसरी आर वेव, ये एक हार्ट बीट थी, अगली हार्ट बीट, तो दोनों हार्ट बीट्स में वो जो आर वेव्स हैं वो सबसे चूंकि प्रोमिनेंट होती है ना, तो वो इजीली नजर आ जाती हैं आपको ईसीजी के ऊपर। तो उनको अगर आप ये काउंट करें, ये जो आर इंटरवल है इसको काउंट कर लिया जाए। आर इंटरवल इज द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्टिव आर वेव्स इन एन ईसीजी, ठीक है ना। इट रिफ्लेक्ट्स 1 कार्डियक साइकिल, ये तकरीबन एक कार्डियक साइकिल वाला ड्यूरेशन इंडिकेट कर रही होती है। वैसे तो एक कार्डियक साइकिल ये एक कंप्लीट हार्ट बीट है ना, जो कि ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे ये एक हार्ट बीट बन रही है, बट ये 2 हार्ट बीट के जो आर वेव्स होते हैं ये भी दरअसल एक पूरी साइकिल के ड्यूरेशन को ही इंडिकेट कर रहे होते हैं। जो एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन होगा एग्जैक्टली वही ड्यूरेशन 2 आर वेव्स के दरमियान का ड्यूरेशन होगा। तो आप अगर ये ड्यूरेशन को काउंट करना चाहें तो कैसे काउंट करेंगे? आप देखो क्या तरीका मैंने बताया था, आप ये बॉक्सेस काउंट कर लें, तो ये छोटे बॉक्सेस काउंट कर लें। जैसे अगर आप ये काउंट करना शुरू करते हैं यहां से, सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अच्छा 19th बॉक्स भी इंक्लूड कर लें क्योंकि वो आधा इधर है और आधा इधर है, तो अज्यूम कर लें कि भाई ये 19 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो अगर ये 19 स्मॉल बॉक्सेस हैं, 19 अगर ये स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो आप टोटल ड्यूरेशन निकालना चाहते हैं तो 19 मल्टीप्लाई बाय 0.04 सेकेंड। आपको याद है ना कि एक बॉक्स कितने ड्यूरेशन का था? 0.04 सेकेंड का। तो जब आप 19 मल्टीप्लाई बाय 0.04 सेकेंड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.76। 0.76। तो 0.76 आप उसको राउंड ऑफ करके अज्यूम कर लें कि भाई 0.8, वही वो जो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हार्ट बीट होता है ना 0.8 सेकेंड, वो तकरीबन ये आपके पास आ गया। समझ आई बात? यानी एक नॉर्मल इंसान की ईसीजी लग रही है। जरूरी नहीं है कि हर बंदे की ईसीजी में ऐसा ही नजर आए, अगर कोई गड़बड़ होगी तो ये ड्यूरेशन आगे पीछे हो सकता है। तो ये 0.8 सेकेंड इसका हमें मिला। तो अब हमने हार्ट रेट निकालना है, तो तरीका क्या है? हार्ट रेट निकालने के लिए आप क्या करें कि 60 डिवाइडेड बाय आर इंटरवल इन सेकेंड्स। तो आर इंटरवल कितना था इन सेकेंड? ये 0.8 सेकेंड। तो 60 डिवाइडेड बाय 0.8 सेकेंड इज इक्वल टू 75 बीट्स पर मिनट इज द हार्ट रेट ऑफ दिस पर्सन, जिसकी ये ईसीजी हमारे सामने। समझ आई बात? तो एक तरीका आपको ये पता चल गया कि आपने हार्ट बीट, अगर ये हार्ट रेट काउंट करना है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट काउंट करनी है थ्रू द ईसीजी, तो उसका एक तरीका क्या होगा कि आप आर इंटरवल्स का ड्यूरेशन काउंट कर लें, सेकंड्स के अंदर कि कितना ड्यूरेशन बन रहा है उसका, और वो जो सेकंड आए आपके पास वो आपने 60 को डिवाइड कर दें उसके साथ और आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और तरीका भी हो सकता है। दूसरा और तरीका क्या हो सकता है कि आप ये इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय ना, डायरेक्टली वो उसका ड्यूरेशन निकालने के बजाय आप काउंट कर लें स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन द आर वेव्स। आर वेव्स के दरमियान स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करें और 1500 को उससे डिवाइड कर दें। मसलन अभी हमने काउंट किए थे तो ये कितने थे? 19 स्मॉल बॉक्सेस थे। तो अब आप 1500 को डिवाइड कर दें अगर 19 से, तो आपके पास ये तकरीबन ये वो उसके आसपास वो वैल्यू है वो आ जाएगी। यानी ये एक एस्टिमेशन है आपके पास। तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1500 डिवाइडेड बाय 19, तो आपके पास ये 79 या 75 के आसपास की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसको एक्यूरेटली डिवाइड करके देख लीजिएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका एक और भी है भाई।
तो अगर आप स्मॉल बॉक्सेस के बजाय लार्ज बॉक्सेस काउंट कर लें, सपोज करो ये लार्ज बॉक्स हम काउंट करते हैं, ये दो आर के दरमियान एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स, तो आप फर्ज कर लें कि यहां पर जो ये आधा बॉक्स इधर और आधा बॉक्स इधर भी आ रहा है, तकरीबन ये अप्रोक्सीमेटली 4 बॉक्सेस आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये 4 बॉक्सेस 300 को, अब यहां पे फैक्टर है 300 का, 300 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, ये जो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस हैं उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो आपके पास वही अप्रोक्सीमेटली हार्ट रेट आ जाएगा। तो ये तीसरा तरीका है। देखो 3 तरीके बताए, या तो वो आर इंटरवल उसका ड्यूरेशन निकाल लें और वो ड्यूरेशन निकाल के 60 को डिवाइड करेंगे उससे, या दूसरा तरीका बताएं नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस वो लेकर आप 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस, तीसरा 300 डिवाइडेड बाय लार्ज बॉक्सेस, ठीक है। आर इंटरवल के जरिए ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो तरीके मैंने आपको बताया ना, ये तो तब यूज किए जाते हैं कि अगर ईसीजी नॉर्मल हो, किसी की ईसीजी अगर नॉर्मल रिदम पे नजर आ रही है ना, आपको देखो एक दफा देखने में ना रिदम उसका पता चलेगा, आपको ऑलमोस्ट इक्वल आर इंटरवल नजर आ रहे होंगे, इक्वल आर। लेकिन कई दफा आप ईसीजी देखेंगे ना तो आपको ये एबनॉर्मल हार्ट बीट नजर आएगी, यानी उसमें कोई आर इंटरवल बड़ा होगा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई छोटा, ऐसे करके ना, तो वो इरेगुलर हार्ट बीट होती है। अगर ये इस तरह की इरेगुलर हार्ट बीट हो तो वहां पर हार्ट रेट कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। वहां पर क्या करेंगे, इरेगुलर हार्ट बीट में या इरेगुलर रिदम्स में आपने काउंट करना है नंबर ऑफ आर वेव्स इन 10 सेकेंड्स ऑफ द ईसीजी। 10 सेकेंड्स की ईसीजी कितनी बड़ी होगी भला? आपको याद है कि एक जो ये बॉक्स है ना, स्मॉल बॉक्स, वो एक स्मॉल बॉक्स 1 मिलीमीटर को इंडिकेट करता है और वो 0.04 सेकंड को इंडिकेट करता है, और जो 5 बॉक्सेस थे, 5 बॉक्सेस वो 0.2 सेकंड को इंडिकेट कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि जो 25 बॉक्सेस होंगे वो कितने को इंडिकेट करेंगे? 1 सेकंड को। 25 बॉक्सेस 1 सेकंड, तो 10 सेकंड की ईसीजी में कितने स्मॉल बॉक्सेस होंगे? 25 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आता है? 25/10, तो आंसर आ गया 250। तो 250 स्मॉल बॉक्सेस, 250 स्मॉल बॉक्सेस का मतलब क्या है? 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 50 लार्ज बॉक्सेस, यानी 50 लार्ज बॉक्सेस की जो ईसीजी होगी ना, वो 10 सेकंड की ईसीजी कहलाएगी। आप उस 10 सेकंड की ईसीजी के अंदर काउंट करें हाउ मेनी आर वेव्स आर देयर, तो जितनी भी आर वेव्स आपको मिले उसको आप मल्टीप्लाई कर दें बाय द 6, यानी आपको पूरे 1 मिनट की ईसीजी के अंदर यूं ऐसे बैठ के ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपने उसमें से 10 सेकंड की ईसीजी के अंदर आर वेव्स यूं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और यूं जितने भी वो आर वेव्स बनती हैं वहां पर उसको आप मल्टीप्लाई करें बाय 6, तो आपको पर मिनट हार्ट रेट मिल जाएगा। ये वाला मेथड किस केस में यूज किया जाएगा? इन केस ऑफ इरेगुलर रिदम्स, ठीक है। और अदरवाइज वो वाले जो मेथड्स थे वो नॉर्मल रिदम के केस में। तो ये एक यूज आपको मैंने बताया कि भाई ये इस तरह से हम हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और दीगर यूजेस भी हैं ईसीजी के, कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जी, तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो ईसीजी इसके अलावा, हार्ट रेट कैलकुलेट करने के अलावा, ये इरिथमिया को डिटेक्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। इरिथमिया क्या होता है? इरिथमिया का मतलब है नॉन रिदमिक हार्ट बीट। नॉन रिदमिक हार्ट बीट, हार्ट बीट अगर एबनॉर्मल हो रही है किसी शख्स की, नॉन रिदमिक है, तो इसको इरिथमियाज बोला जाता है। प्लूरल वर्ड है इरिथमियाज, सिंगुलर इरिथमिया, ठीक है। तो ये जो नॉन रिदमिक हार्ट बीट होती है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, इनकम्प्लीट या नॉन रिदमिक, इनकम्प्लीट या नॉन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया। तो एट्रिया के अंदर ना एट्रिया एसेस करना शुरू हो जाते हैं। ये जब हार्ट अटैक हो रहा होता है ना, तो इस तरह से ये एट्रियल फिब्रिलेशन होगी। एट्रिया में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी, और ये इस तरह से ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। या समटाइम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी होती है, इसी तरह से वेंट्रिकल में भी इरेगुलर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी। ये एक किस्म है रिदमिया की। इसी तरह से टैकीकार्डिया,
टैकीकार्डिया का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ बीट्स, फास्ट हार्ट रेट, इसको मोर देन 100 बीट्स पर मिनट इसको कहा जाता है टैकीकार्डिया। मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, अगर ये हार्ट रेट हो किसी का मोर देन 100 बीट्स, 100 तक नॉर्मल होता है ना, तो 100 से ऊपर चला जाए इसको कहते हैं टैकीकार्डिया। कई दफा हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तो ये टैकीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया का मतलब है लेस देन 40 बीट्स पर मिनट, 40 बीट्स पर मिनट, 40 तक नॉर्मल, 60 तक वैसे नॉर्मल होता है, तो कई दफा ब्रैडीकार्डिया 60 से बिलो को कंसीडर करते हैं, बट टिपिकली ये 40 से बिलो अगर हार्ट रेट हो रहा है किसी का तो इसे ब्रैडीकार्डिया कहा जाएगा। तो ये ब्रैडीकार्डिया को डिटेक्ट करने के लिए, या एक्टॉपिक बीट्स, समटाइम ये जो बीट्स हैं या जो साउंड्स होते हैं उसके, वो टिपिकल जो साउंड्स होते हैं उनके अलावा साउंड्स महसूस होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको एक्टॉपिक बीट्स कहा जाता है। ये भी एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हैं। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एरिथमिया। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसे यूज किया जाएगा, ठीक है ना। इससे फास्ट स्लो हार्ट रिदम्स डिटरमिन करते हैं। दूसरा इसका यूज हो सकता है कि डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट अटैक्स, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इवन जो करंट कोई हार्ट अटैक हुआ उसका भी पता चलेगा, या माजी में किसी को हो चुका है ना और वो बच गया था उस हार्ट अटैक से, लेकिन उसकी ईसीजी डिस्टर्ब ही रहेगी, उसकी ईसीजी में उसकी इंडिकेशन मिलेगी, और जो कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो पहचान जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हुआ था पहले, वो जब भी देखेगा उसको, तो ये पास्ट हार्ट अटैक्स भी डायग्नोस हो जाते हैं, और इवन जो करंट हार्ट अटैक हो रहा है उसका भी पता चलेगा, ठीक है ना। इससे वो एसटी एलिवेशन या डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन या क्यू वेव, या जो भी वेव्स के अंदर खराबी आ रही होती है ना, वो इजीली इससे डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा मॉनिटरिंग हार्ट कंडीशंस, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ब्लॉकेज तो नहीं हो रही हार्ट में किसी जगह पर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट उसका पंप करने में नाकाम तो नहीं हो रहा, यानी वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, हो सकता है कि उसका जो पेस मेकर है वो खराब हो रहा हो। मायोकार्डियल, ये कार्डियोमायोपैथी, उसके हार्ट के अंदर किसी किस्म का कोई डैमेज आ रहा है। पेरिकार्डाइटिस, उसमें कोई इंफेक्शन हो गया उसके हार्ट के सराउंडिंग के अंदर, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है इससे। अच्छा, इसके अलावा इवेल्युएटिंग चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का भी पता चलेगा, अगर किसी शख्स का ये हार्ट रेट अफेक्ट हो रहा है तो, और उससे ये भी पता चलेगा उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या फिर चेस्ट पेन वगैरह, उसको इससे डायग्नोस किया जा सकेगा। अच्छा, इसके अलावा चेकिंग द इफेक्ट ऑफ द हार्ट मेडिकेशंस, मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन जब हार्ट पेशेंट को यूज करवाई जाती हैं तो फिर बाद में उसका इफेक्ट भी ईसीजी के ऊपर मॉनिटर किया जाता है, जैसे डिजिटॉक्सिन है, बीटा ब्लॉकर्स या रिदमियाटिक्स जो होते हैं उनको, उनके इफेक्ट को नोटिस करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ड्रग इंड्यूस क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन, उसके इफेक्ट्स को देखने के लिए ये ईसीजी को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में, वैसे तो और भी बहुत सारे यूजेस हैं, तो डिटेक्टिंग कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, कि उसमें हार्ट में ब्लड का फ्लो सही हो रहा है, वैल्व सही काम कर रहे हैं या नहीं, तो उनको भी इसके जरिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ईसीजी के जरिए आपने देखा कि बहुत सारी चीजों का हार्ट के मुतालिक पता चल रहा होता है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, प्रिंसिपल्स एंड यूजेस ऑफ द ईसीजी। इससे मुतालिक ये जो चीजें आपको बताई इसको थॉरली अब कवर करें, और इससे रिलेटेड जितने भी आपको सवाल समझाएं इसको प्रैक्टिस करें। कोई और क्वेश्चन है प्लीज पूछें। चलें जी, ठीक है, इसके साथ इजाजत दें मुझे। अल्लाह हाफिज।